Hello students, welcome to Eduauraa live classes and I am your maths teacher Arpan Ashar. So students, before starting this, let's know about Eduauraa. So what is this Eduauraa? So basically, Eduauraa is a online platform. It's a digital learning app which offers you quality education at affordable prices across India. Now students, ये एडियोरा क्या ऑफर करता है? सो एडियोरा ऑफर करता है अलग अलग कोर्सेज फ्रॉम 6 to 12, योर IIT JEE नीट लेक्चर्स, योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेक्चर्स एंड योर स्पोकन इंग्लिश. इसके अलावा हमारे ऐप में क्या है? इसके अलावा हमारे ऐप में है ई बुक्स, माइंड मैप्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, MCQs, इंटरेक्टिव 2D 3D वीडियोस. स्टूडेंट्स, ये तो हुआ एडियोरा के बारे में. आज के सेशन में हम क्या करने वाले? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स. स्टूडेंट्स, आप सब ने कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स तो पहले पढ़ा ही है. हमें आज सिर्फ रिवीजन करना है. बट रिमेंबर वन थिंग, कंटिन्यूटी अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका लिमिट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यूटी. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग. When can you say that a function is continuous? यहाँ पे you have to remember three things. For the function to be continuous, you need to remember which three things? That three things are: first, limit x tending to a f of x exists. यहाँ पे सबसे पहले चीज हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू ए f of x exists. ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट. फिर सेकेंड पार्ट में आएगा f of a exists. और थर्ड पार्ट क्या होगा? हमारा थर्ड पार्ट होगा ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x is equal to f of a. अगर ये तीन कंडीशन मैच हुआ, you can clearly say that the given function is continuous. What is the condition for the function to be continuous? Limit extending to a f of x exists. ये condition होना चाहिए. Second condition, f of a exists. और third condition होगा limit extending to a f of x is equal to f of a. If all these three conditions match, you can say that the given function is continuous at x is equal to a. अभी ये हुआ कंडीशन. लेट्स चेक विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? हमारा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, let's say we are given f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 for x not equal to 0. We are given f of x is equal to 6 for x is equal to 3. Check whether the function is continuous or not. यहाँ पे we are already given that for x is not equal to 3. Now जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 डालते हैं पहले फंक्शन में, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे limit x tending to 3 f of x. Now when you say limit x tending to 3, इसका मीनिंग क्या हुआ? That is that x is approaching 3.
सो व्हेन x इज अप्रोचिंग 3, इसके लिए फंक्शन क्या है? इसके लिए फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या है? सो आंसर आएगा यहाँ पे 0/0। सो 0/0 अगर आया, दैट मीन्स वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो व्हेन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सॉल्व करके फायदा ही नहीं है। सो वी हैव टू सॉल्व हियर। सो व्हाट वी विल डू इज we will solve this as limit extending to 3 x square minus 9 with help of our basics. We say x minus 3 into x plus 3 अपॉन x माइनस 3। सो यहाँ पे ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? x प्लस 3। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर 6 मिला। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? f of x इज इक्वल टू 6 फॉर x इज इक्वल टू 3। मतलब फर्स्ट कंडीशन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू f of x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट हुआ, यस ये एग्जिस्ट हुआ, सो फर्स्ट कंडीशन मैच। सेकंड कंडीशन दिया है f of a शुड एग्जिस्ट, f of a एग्जिस्ट हुआ, यस हुआ, सेकंड कंडीशन मैच। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू f of x इज इक्वल टू f of a, मैच हो रहा है? हो रहा है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f of x is equal to f of 3। सो थर्ड कंडीशन भी मैच हुआ क्योंकि दोनों वैल्यू 6 है। सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पे? at x is equal to 3 and this is how we get our sum। तो ये हुआ how the function is continuous। now students tell me one thing, अगर function continuous है तो discontinuous भी होगा। so एक sum solve करते हैं discontinuous के favor में। so let's say we have sum f of x is equal to sin 2x upon x for x not equal to 0। f of x is equal to 3 for x is equal to 0। check whether the function is continuous or not। so यहाँ पे वापस स्टेप सेम रहेगा। now as I said earlier students, अगर continuity strong करना है लिमिट strong होना चाहिए, और अगर लिमिट strong करना है आपके तीन बेसिक चीज strong होनी चाहिए, और वो तीन बेसिक चीज है लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉग्स के प्रॉपर्टीज और लॉज, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर ट्रिगो फॉर्मूला। अगर आपके ट्रिगो फॉर्मूला स्ट्रांग है, अगर लॉज ऑफ इंडाइसेस का बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपका लॉग्स का प्रॉपर्टीज और लॉज स्ट्रांग है, योर लिमिट्स विल बिकम स्ट्रांग। और अगर लिमिट स्ट्रांग है तो कंटिन्यूटी भी स्ट्रांग हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस सम, कैन वी राइट दिस एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x। So for this limit extending to 0 f of x, what is the function given to us? It is sin 2x upon x। so we replace this f of x with limit extending to 0 sin 2x upon x। now इसे देख के किसी की याद आई? मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन योर फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स। सो यहां पे ये सिमिलर है हमारे लिमिट के एक फॉर्मूला जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या था? देयर वर थ्री कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन लिमिट शुड बी एक्सटेंडिंग टू 0 जो है, sin x का जो x है वो रेडियंस में होना चाहिए, वो भी कंडीशन मैच है। और थर्ड कंडीशन है कि जो क्वेश्चन में जो एंगल का x है और जो डिनोमिनेटर का x है दैट शुड बी सेम, बट यहाँ पे वो सेम नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। So what we will do is in our next step we will multiply and divide by 2, so we get 2 sin 2x upon 2x। so when we apply limits here ये पूरा हो जाएगा 1, so यहाँ पे हमें आंसर मिला 2।
Now what is your f of x, the second f of x given? We are given second f of x as f of x is equal to 3. What is the condition for the function to be continuous? Limit extending to f of x exists. Yes, it exists. First condition match. F of a exists. Yes, it exists. Second condition match. And third condition क्या था? Third condition था limit extending to a f of x should be equal to f of a. क्या ये equal है? नहीं है. So we can directly say limit extending to 0 f of x is equal to f of 0. क्या ये equal है? नहीं है, तो not equal to. So from this we can say that the given function is discontinuous at x is equal to 0. I hope it is clear. Now students, अगर discontinuity है तो इसमें भी दो पार्ट है. So वो कौन से दो पार्ट है? So वो दो पार्ट जो discontinuity की है और you can say discontinuous है, वो कौन सी है? So वो है, सबसे पहले आएगा removable discontinuity और दूसरा आएगा irremovable discontinuity. Now what is this removable and irremovable discontinuity? So let's understand this removable and irremovable discontinuity. So let's start with removable discontinuity. अभी हमने एक क्वेश्चन किया इससे पहले, कौन सा? ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन किया. यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया था f of x is equal to sin 2x upon x for x not equal to 0 और दूसरा फंक्शन दिया था f of x is equal to 3 for x is equal to 0. अभी ये जो f of x is equal to 3 जो दिया है वो कहां से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता है. It was mentioned in your question, and when we don't know it is mentioned in the question, that means according to the given information we solve the sum. और ये sum solve करके पता चला कि ये discontinuous है. Now हमें इतना तो पता चल गया कि ये discontinuous है, but ये function कैसे आया वो नहीं पता है. That means we can say that the given information is incorrect, it is wrong. So what you have to do is, यहाँ पे अगर ऐसे टाइप के sum है, यहाँ पे we have to play with the question, we have to rewrite the question. So हम लोग सेम क्वेश्चन अगर लेते हैं जहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन x, जब हम सॉल्व करते हैं हमें मिलता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स sin 2x अपॉन 2x, जिसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है 2. साथ में f of x का जो वैल्यू दिया है वो है 3 और यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x is not equal to f of 0, where we write that the given function is discontinuous at x is equal to 0. करेक्ट? यहां तक तो हमें पता है. अभी हमें ये डिसकंटिन्यूटी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? So what we will do is, we know that it will become continuous when f of x value will be 2, because हमें यहाँ पे फंक्शन सॉल्व करके देखा है. So what we will do is, we will rewrite the question, and before rewriting the question we will write one statement, and that statement will be what? So वो statement रहेगा that this function can be continuous if limit x tending to 0 f of x is equal to f of 0. So यहां पे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और वो क्वेश्चन रहेगा f of x is equal to sin 2x upon x for x not equal to 0, f of x is equal to 2 for x is equal to 0, and hence we can say now
the function becomes continuous कहाँ पे? At x is equal to 0. So this is how we remove the discontinuity. So this is called as removable discontinuity. I hope it is clear what is removable discontinuity. I hope अगर समझा हो तो कमेंट में लिखिए कि आपको समझ आया है. Now after this removable discontinuity we will move on to irremovable discontinuity. So ये irremovable discontinuity क्या होता है? So let's take one example and understand what is irremovable discontinuity. So students, let's say we are given one function that f of x is equal to x square minus 16 upon x minus 4 for x is less than 4. F of x is equal to x plus 3 for x greater than 4, and f of x is equal to x plus 4 for x is equal to 4. Now this is the question, and the question says check whether the function is continuous or not. अगर ये क्वेश्चन दिया है तो तुम्हें सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करनी है. अगर साथ में दिया है चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एंड चेक वेदर इट इज रिमूवेबल और नॉट, तो हमें सिर्फ उतना पार्ट करना है. लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, if discontinuous, removable or not, and if removable, rearrange the question or make it continuous. But हम यहाँ पे बात कर रहे हैं irremovable discontinuity. So how to solve? So students, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. सो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, और सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे कैसे. सो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस f of x. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है ये. सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस x square minus 16 upon x minus 4. How to solve this? Your basics, laws of indices, your formulae. So limit x tending to 4 minus x square minus 16 हम लिखेंगे x minus 4 into x plus 4 whole upon x minus 4. Now ये x minus 4 cancel हो गया, बचा क्या? x plus 4. So we get limit x tending to 4 minus x plus 4. जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं हमें आंसर मिलेगा 4 plus 4 which is 8. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आंसर मिल गया. नाउ मूव ऑन टू राइट हैंड लिमिट. सो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस f of x. राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दिया है? राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन दिया है x plus 3. सो यहाँ पे जब हम वो फंक्शन को रिप्लेस करेंगे वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस x plus 3. So when we apply limits we get 4 plus 3 which is nothing but 7. राइट हैंड लिमिट मिल गई. दूसरा f of x क्या दिया? हमें f of x दिया है x plus 4 और साथ में बोला है at x is equal to 4. That means f of 4 का वैल्यू क्या मिला? f of 4 का वैल्यू मिला जहां जहां पे x वहां वहां पे 4. So 4 plus 4 मिला 8. Now students, यहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग मिले हैं और f of 4 8 मिला है जो मैच कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, बट उसका कुछ फायदा नहीं है. सो यहां पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 minus f of x is not equal to limit x tending to 4 plus f of x. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है
Remember this. If your left hand limit and right hand limit are not equal, are not same, you can directly say that the given function is discontinuous. And where it is discontinuous? At x is equal to 4. But which type of discontinuity? So we can say that the given function is discontinuous at x is equal to 4 and it is irremovable. क्या होगा? This is your irremovable discontinuity. I hope it is clear. So students, यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f of 4 सेम आए, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं थे, मतलब वो इररिमूवेबल हो गया ना. सपोज ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गए, लेकिन f of 4 या f of a सेम नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूअस तो होना ही है, बट वो फिर कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा? राइट इन योर कमेंट्स, क्या होगा वो होगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता चल जाएगा कि यहां पे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे. कौन सी कंडीशन? अगर हमें f of x कोई कांस्टेंट टर्म में दिया है तो. समझे? सो दिस इज अबाउट योर इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. So this was about your continuity session students. Continuity अगर strong करना है, पहले भी मैंने कहा था, आपके limits के sums, आपके limits के formula strong होने चाहिए. And if your limits is strong, you can solve any sum of continuity. So continuity के लिए condition क्या है? When can you say that a function is continuous? 3 conditions. What are that conditions? Limit extending to a f of x exists, f of a exists, and limit extending to a f of x is equal to f of a. अगर ये 3 कंडीशन मैच होते हैं, then you can say that the given function is continuous at x is equal to a. Then there are 2 types of discontinuity. One is removable, one is irremovable. Removable discontinuity में अगर हमें दूसरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट दे दिया है, we can remove that constant and write or replace it with the given answer, or you can say with the answer which we got and rewrite the question and make it continuous. Is this clear? I hope. So this is about your removable discontinuity. And what about irremovable? Irremovable के लिए general condition होता है, when your left hand limit and right hand limit are not same, you can say that the given function is discontinuous. And which type of discontinuity is it? It is your irremovable discontinuity. I hope it is clear. So students, now let's move on to the next part, and our next part is our derivatives part. So the main part of calculus. Now students, I hope आप लोग को 11th स्टैंडर्ड की डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूला आते हैं. I hope derivative of sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, x raised to n, a raised to x, e raised to x, log x, 1 upon x, e raised to x, constant, सब के derivatives पता है. I hope आपको derivative of u plus v, u minus v, u into v, u by v पता है. अगर ये चीज पता है तो आपका 12th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स थोड़ा इजी हो जाएगा. एंड एज आई सेड अर्लियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी 3 बेसिक चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. कौन सी 3 बेसिक चीज? वन इज योर लॉज ऑफ इंडाइसेस, सेकंड इज योर logs, properties and laws, and the third and the most important part is your trigger formula. So if you are strong with that, your limits, continuity, derivatives will become easy. Now students, derivatives का 12th का सबसे पहला part is your composite function and chain rule. So ये chain rule क्या होता है? So chain rule start करने से पहले एक छोटा सा basic हो जाए. Let's say I am given y is equal to sin x. What is derivative of y is equal to sin x? It is dy by dx is equal to cos x. Clear?
Suppose if I am asking you y is equal to sin 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सो अगर हमें जब चेन रूल नहीं आता है, हम क्या बोलेंगे? हाँ, sin x sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x, खत्म. करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट, बट पार्टली करेक्ट, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपने 11th के डेरिवेटिव के सम सॉल्व किए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने फोकस किया होगा, सो यू ऑलवेज एंड अप द सम विथ योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, कौन सी? ट्रिगो के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, साइन x raised to n, e raised to x, a raised to x. So you end your sum solving the standard form. तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म किस में थी? x में थी. यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया है? 3x दिया है, मतलब अलग क्या है? 3x है. So what you have to do is, when you differentiate this with respect to x, we get dy by dx, and when you see this function, यहां पे ये फंक्शन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा है? sin x को डिनोट कर रहा है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? इट इज cos x. सो व्हाट शुड बी डेरिवेटिव ऑफ sin 3x? इट शुड बी cos 3x. लेकिन 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 किंतु परंतु यहां पे sin x नहीं है, हमारे पास है 3x. What is different other than your standard form? 3x is different. So जो भी अलग पार्ट है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है. That means into d by dx of 3x. So cos 3x as it is. Next step में, what is derivative of 3x? A constant in multiplication with a derivative. You remove that constant out, take derivative of the function and multiply that constant again. So we will write this as into 3 into d by dx of x. What is derivative of x, students? It is nothing but 1. So the answer of derivative of sin 3x will become 3 into cos 3x. समझा कैसे करना है? What you have to do is compare your given function with your standard derivative formula. डेरिवेटिव लो, और फिर क्या करना है? जो भी अलग है, जो भी डिफरेंट है, सो मल्टीप्लाई दैट डिफरेंट विथ डेरिवेटिव. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो हमें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू tan 7x. सो स्टूडेंट्स, tan 7x अगर दिया है, इसे देख के कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन याद आया? इसे देख के स्टैंडर्ड फंक्शन याद आया, dy by dx is equal to which standard function? tan. tan का डेरिवेटिव sec square. So ये होगा sec square 7x. What is different other than your standard form in terms of x? 7x. So into d by dx of 7x. And what is derivative of 7x? It is nothing but 7. So हमें मिलेगा 7 into sec square 7x. So this is how we solve our sum. I hope it is clear. So let's take one more example for this part, but this example will be little lengthier. So the question is, y is equal to sine of log of 6x. How will you solve? So स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम यहाँ पे ये फंक्शन देखते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन दिखा? साइन दिखा. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन लेना है. सो व्हेन वी से डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, we get dy by dx is equal to which standard function? Sine. Sine का डेरिवेटिव cos. सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos of log of 6x. What is different? क्या अलग दिखा? स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड x की जगह पे हमें क्या अलग दिखा? log x अलग दिखा. So into d by dx of log 6x. I hope it is clear. So students, next step में क्या होगा? cos of log 6x into
What is derivative of log 6x? Which standard function? Log दिखा, derivative of log is 1 upon 6x. अभी भी कुछ अलग था, x नहीं था, 6 था. So into d by dx of 6x. Now next step क्या होगा? Cos of log of 6x into 1 by 6x into what is derivative of 6x? Nothing but 6. सो ये 6 कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा cos ऑफ log 6x अपॉन x. So this is how we end our sum. I hope this is clear. Now students, एक और सम लेते हैं जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. So let's say we have question y is equal to sine square 7 raised to 5x. Find derivative of this. कैसे सॉल्व करेंगे? So students, यहां पे सबसे पहले देख के कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन याद आया? साइन. करेक्ट है ना? यही तो जनरल मिस्टेक हम करते हैं. साइन स्क्वायर 7 रेज टू 5x दिया है. नाउ स्कूल में हम लोग ने पढ़ा था दैट साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज y is equal to sine of 7 raised to 5x whole square. Now if you see, this is in your which standard form? This is in your x raised to n standard form. I hope it is clear. अभी क्लियर हुआ डाउट? ये जनरल मिस्टेक है जो हम स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज हम पे ऑलरेडी प्रेशर रहता है, स्कोर करना है, फुल लाना है, तो हम खाई खाई में ध्यान नहीं देते. So this is the main reason you have to focus on your sum. Now students, now when you write in this form, which standard function does it denote? It denotes your x raised to n form, मतलब x square के form में है. So when you differentiate this with respect to x on both sides, we get dy by dx is equal to 2 times sine of 7 raised to 5x into, क्या अलग था यहाँ पे? x square जो फॉर्मूला हमने डिनोट किया, x की जगह पे क्या अलग था? ये पूरा साइन वाला पार्ट. सो इनटू d by dx ऑफ साइन ऑफ 7 raised to 5x हो जाएगा. ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज 2 into साइन ऑफ 7 raised to 5x इनटू, अभी यहां पे ये पार्ट को देख के किसकी याद आई? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? अभी आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइन. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? इट इज cos. सो यहां पे हम लिखेंगे cos ऑफ 7 raised to 5x इनटू साइन का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था. क्या अलग था? 7 raised to 5x अलग था. इट वाज डिफरेंट. सो व्हाटएवर इज डिफरेंट इनटू d by dx ऑफ 7 raised to 5x. Now next step students, 2 into sine raised to 7, 2 into sine of 7 raised to 5x as it is into cos of 7 raised to 5x as it is into d by dx of 7 raised to 5x. कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा? yes, a raised to x फॉर्म में है. and what is derivative of a raised to x? it is a raised to x log a. so we will write this as 7 raised to 5x into log 7. क्या ये सम यहाँ पे एंड होगा स्टूडेंट्स? नहीं होगा. क्यों? राइट इन योर कमेंट्स, क्यों नहीं होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिला है. क्यों नहीं मिला है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x होता है, यहाँ पे x था? नहीं था. क्या था? 5x. so into d by dx of 5x. I hope it is clear. So next step, 2 into sine of 7 raised to 5x as it is into cos of 7 raised to 5x as it is into 7 raised to 5x as it is into log 7 as it is into derivative of 5x. What is derivative of 5x? Nothing but 5. So into 5. So
Is this end of your sum? Yes, students, now this is end of your sum because the reason is you finally got derivative of a standard function. So, पता कैसे चलेगा कि sum end हुआ कि नहीं? So what you have to do is यहाँ पे हमें पता चलता है sum end हुआ जब हमें standard form last में मिलता है तब. Now students, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हम लोग ने यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव लिए? हम लोग ने सबसे पहले ये डेरिवेटिव लिया, सबसे पहला, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद 7 रेज टू 5x का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद 5x का डेरिवेटिव लिया. मतलब वी फॉर्म्ड अ चेन ऑफ डेरिवेटिव्स. So forming this chain of derivatives is nothing but your chain rule. So since this is forming a chain of derivatives, we call this as chain rule. I hope it is clear. So chain rule apply कैसे करना है? You have to keep on differentiating until you get your standard form. Standard form बोले तो standard derivative formula के term में. I hope you understood how to find sums based on chain rule. Now students, ये जो हमें फंक्शन दिया था sin square of 7 raised to 5x, इसके पहले जो हमने सम लिया sin of log of 6x या tan of 7x, ये सब फंक्शन को हम बोलते हैं composite function. I hope it is clear. So students, after this what we have to do is, ये तो हुआ chain rule. Now we have to focus on inverse derivatives. So जैसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स के, जैसे कि sin x, cos x, tan x, log x, cot x, cosec x. Similarly, we have standard formula for inverse. So when we say about inverse, this inverse is basically sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, and cosec inverse x. So students, derivative of sin inverse x is nothing but 1 upon root of 1 minus x square. Cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus x square. Derivative of tan inverse x होगा 1 upon 1 plus x square. Cot inverse x का डेरिवेटिव होगा minus 1 upon 1 plus x square. और sec inverse का डेरिवेटिव होगा 1 upon x into root of x square minus 1 and cosec का होगा नेगेटिव. तो ये हुए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इनवर्स. अभी यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करें? So students, as I mentioned earlier कि अगर आपको डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. सिमिलरली 12th स्टैंडर्ड के डेरिवेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट along with that you should be master in your chain rule. अगर आपको चेन रूल समझ में आता है, अगर आपको चेन रूल सॉल्व करने आता है, डेरिवेटिव्स के जितने भी टाइप है वो इजी हो जाएंगे, बिकॉज हर एक टाइप में कहां ना कहां पे चेन रूल अप्लाई होना ही है. देयर इज नो ऑप्शन. सो इफ योर चेन रूल इज स्ट्रॉन्ग along with your basics, your next type of derivatives will become easy. So let's say हमें क्वेश्चन दिया है y is equal to sin inverse of log x. हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमने चेन रूल कैसे सॉल्व किया? हमने पहले देखा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा था, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई किया किसके साथ, जो अलग पार्ट था x में, उसका डेरिवेटिव लिया. सेम चीज, सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है. When we say y is equal to sin inverse of log x, which standard form does it denote? It denotes your standard form of sin inverse x. So what is derivative of sin inverse x? It is basically 1 upon root of 1 minus x square. So from this we can clearly say that when we differentiate this with respect to x, हम स्टैंडर्ड फंक्शन अप्लाई करेंगे और वो स्टैंडर्ड फंक्शन होगा 1 upon root of 1 minus x की जगह पे है log x होल स्क्वायर. अलग क्या है, x की जगह पे है log x, तो into d by dx of
log x. यस बच्चों, यस स्टूडेंट्स, हम लोग ने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया है विथ इनवर्स फंक्शन. सो हमें इसका आंसर मिलेगा 1 upon root of 1 minus log x whole square as it is into what is derivative of log x? 1 upon x. So into 1 upon x. And this is how you solve your sum. I hope it is clear. So inverse function में ऐसे sum solve करने हैं. So students, अगर हमें एक और sum दिया है जहां पे inverse use करना है, how will we solve? So let's say we are given y is equal to tan inverse of 2x plus 5. How do we solve? So सबसे पहले कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? tan इनवर्स x. सो हम जब डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So when we differentiate this with respect to x on both sides. Now students, just remember one thing: when you are solving your sum, you have to mention this statement: differentiating with respect to x on both sides, we get dy by dx is equal to, what is tan inverse का derivative? It is 1 upon 1 plus x square. So 1 upon 1 plus x की जगह पे क्या है? 2x plus 5, तो हो जाएगा 2x plus 5 whole square. अलग क्या है? 2x plus 5 अलग है. So into d by dx of 2x plus 5. I hope it is clear. Now 1 upon 1 plus 2x plus 5 whole square as it is into, what is derivative of 2x plus 5? It is nothing but 2, because derivative of 2x is 2 and derivative of 5 is 0. Constant का derivative होता है 0. So I hope it is clear how to solve. So the final answer will be 2 upon 1 plus 2x plus 5 whole square. I hope it is clear, students. Yes. So let's take one more example and solve one more sum based on inverse. So let's say हमें question दिया है y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. How do we solve this? So जनरली नॉर्मली हम क्या करेंगे? अरे tan इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फॉर्मूला अप्लाई करो, चेन रूल अप्लाई करो, सम खत्म. यस, 100% सम खत्म. लेकिन वी आर मास्टर्स इन फॉर्मूला. वी शुड नो शॉर्टकट्स. हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन. सो ये 4 क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे? ये 4 क्वेश्चन हमें मिलेंगे हमारे बेसिक से. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए और वहां पे वो बेसिक्स अप्लाई होगा. और यहाँ पे जो बेसिक्स अप्लाई होगा वो है आपका ट्रिगो फॉर्मूला. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मास्टर्स इन ट्रिगो फॉर्मूला. सो व्हाट वी विल डू इज 2x upon 1 minus x square. यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे tan थीटा लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ तो याद आ रहा है, किसी की तो याद आ रही है. यस, हमें याद आ रही है ट्रिगो फॉर्मूला की, हाफ एंगल फॉर्मूला की. सो व्हेन वी रिप्लेस x is equal to tan थीटा, can we write theta is equal to tan inverse of x? So when we replace this tan inverse of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So 2 tan theta upon 1 minus tan square theta क्या हो जाएगा? वो होगा tan inverse of tan 2 theta. Now we have studied in trigo that tan inverse of tan is nothing but the angle. So we get 2 theta है. So यहां पे हमें मिल गया y is equal to 2 theta. Now students, question किसमें पूछा था? So the question was asked in terms of x, we got in terms of theta. गलत हो गया, हमें x के टर्म में वापस लाना ही पड़ेगा because you can't change the question. So when you can't change your question, start playing with your question, students. theta को replace करो.
इसके साथ, ऐसे ही थोड़ी लिखा है ये। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, यहां पे डेरिवेटिव इजी होगा या यहां पे डेरिवेटिव लेना इजी होगा? एनी टाइम एनीवेयर simplified form derivative is always easy. So the main reason for simplification was this, कि अगर हमने डेरिवेटिव लेने से पहले सम को सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा सम इजी बन जाएगा, हमारा आंसर इजी बन जाएगा। अगर मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया होता और यहाँ पे डेरिवेटिव लिया होता तो मेरा कितना कॉम्प्लिकेट सम हो जाता। So always remember, don't complicate your sum like something else. Make it simple. Be it simple, keep it simple. So यहाँ पे y is equal to 2 tan inverse x का जब डेरिवेटिव लेंगे हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. End of your sum. So this is the main reason for trigger formula. So that was the reason I keep on telling you that अगर आपको डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग करना है आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। So students, I hope you understood. I hope it is clear कि कैसे सॉल्व करना है। So students, there are many such sums जहाँ पे हमें सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है बेसिक्स की हेल्प से। So ये हुआ इनवर्स वाला पार्ट। Now students, you have few more types of derivatives and the next type of derivatives is log types. So logarithmic function टाइप के डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? So let's say हमें दिया है क्वेश्चन y is equal to x raised to x, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? Now हमने पहले सॉल्व किया है x raised to n, हमने सॉल्व किया है a raised to x, बट ये तो x raised to x हो गया। So जब हम x raised to n करते हैं it is basically function raised to constant। जब हम a raised to x सॉल्व करते हैं it is basically constant raised to function या वेरिएबल, बट ये जो है ये है फंक्शन रेज टू फंक्शन। सो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें काम आता है हमारा लॉग। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, इफ यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ सम जहां पे फंक्शन रेज टू फंक्शन है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। So when we take log on both sides, we get log y is equal to log of x raised to x. Now students, basic of logs क्या होगा? Log of a raised to b is nothing but b log a. So we get b into log a form. So यहाँ पे b into log a form जब हम अप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है x into log x is equal to log y. So अभी ये easy हो गया। Now differentiate. Once you simplify your sum, your derivatives becomes easy to solve. So always remember, पहले simplify करो और फिर derivative solve करो. So now when you differentiate with respect to x on both sides, log y का derivative क्या होगा? Log y का derivative होगा 1 by y. अलग क्या है? y. So into dy by dx. Chain rule. X into log x, which form? U into v. What is u into v? V du plus u dv. And when we apply that formula, we get log x into derivative of x plus x into derivative of log x. So students, when we apply this formula, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? 1 by y into dy by dx is equal to log x, derivative of x is 1, no need to write, plus x into derivative of log x हो जाएगा 1 by x जो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में 1 by y dy by dx is equal to 1 plus log x. Now students, we are supposed to find dy by dx. So when we find dy by dx, we will write dy by dx is equal to y into 1 plus log x. Is this end of your sum? No. Why? Because we know what is y value, right? So replace kar do. So the next step will become dy by dx is equal to
y क्या था, x raised to x, so x raised to x into 1 plus log x, and this is how we solve our sum. So this was about your logarithmic function, students. I hope it is clear how to solve sums based on logarithmic functions. अगर आपके पास कोई complicated sum आता है, apply logs, make it simple, and then find your answer. So students, this was about your logarithmic functions. I hope it is clear. Now moving on to the next part, and our next part is parametric functions. So parametric functions में हम क्या करेंगे? So parametric functions, so students यहाँ पे हम पैरामीटर के थ्रू सॉल्व करेंगे. लेट्स से हमें क्वेश्चन दिया है y is equal to sin theta, x is equal to cos theta, और हमें फाइंड करने बोला है dy by dx. कैसे करेंगे? सो यहां पे पैरामीटर दिया है थीटा, लेकिन फाइंड करने बोला है dy by dx, तो कैसे करेंगे? सो सबसे पहले तो dy by dx फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है dy by d theta and dx by d theta. So students, dy by dx फाइंड करने से पहले dy by d theta फाइंड करना पड़ेगा. That means we have to differentiate this with respect to theta first. So when we consider y is equal to sin theta, what will be dy by d theta? And dy by d theta मतलब क्या? Differentiating with respect to theta. So what is the derivative of sin theta? Nothing but cos theta. Then when we consider x is equal to sin theta, what is dx by d theta? That is differentiating with respect to theta. क्या होगा derivative of sin theta with respect to theta? Sorry, यहाँ पे x is equal to cos theta दिया है. So what is derivative of cos theta? मैं थोड़ा भावुक हो गया था. What is derivative of x is equal to cos theta? Yes, derivative of cos theta is nothing but minus sin theta. So minus sin theta. हमें dy by d theta मिला, हमें dx by d theta मिला, हमें फाइंड करना है dy by dx. कैसे फाइंड करेंगे? dy by d theta upon dx by d theta. So replace dy by d theta, क्या मिला था? cos theta. Replace dx by d theta, क्या मिला था? minus sin theta. So हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा minus cot theta. या तो फिर हमें यहां पे आंसर मिल सकता है minus x upon y. Whatever answer you feel you can write, because cos theta is given to us as x and sin theta is given to us as y. So you can write minus cot theta also, or you can write minus x by y also. It is completely on you until and unless something else is mentioned in the question. So I hope students it is clear how to solve. So here were parametric functions. Now students, moving on to the next part. The next part is your higher order derivatives. So higher order derivatives मतलब क्या? Now students, in higher order derivatives, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमें दिया है y is equal to x raised to 3, जब मैं यहां पे बोलता हूं फाइंड डेरिवेटिव, what is the answer? Come on, write in your comments. It is nothing but 3x square. So you will write dy by dx as 3x square. Correct? So ये जो dy by dx जो हमने लिखा है, that is nothing but your फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फिर जब हम और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो हम जनरली फोकस करते हैं 3x स्क्वायर पे, कि चलो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 6x, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना भूल जाते हैं. सो इट इज बेसिकली d by dx of dy by dx.
और ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर हमें मिलेगा 6x। सो जहां पे हमने दूसरी बार डेरिवेटिव लिया उसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Suppose if I take derivative one more time, so what will I write? I will write d by dx of d square y by dx square. That means that is nothing but d cube y by dx cube, जिसका आंसर होगा 6. So this is called as third order derivative. So when you keep on differentiating, that is nothing but your order of derivatives. So जितनी बार डेरिवेटिव लोगे उसे हम इन जनरल कहेंगे higher order derivative. I hope it is clear what is higher order derivative. So students, that's all for today's session. I hope आपको ये session पसंद आया हो. I hope it was easy. I hope it was clear. So students, let's end this session here. अगर आपको पूरा derivatives learn करना है, पूरा continuity limits, जो भी maths या physics या chemistry या bio कोई भी subject अगर आपको strong करना है, download Eduauraa app. First 14 days there are free trial sessions. Download the app, subscribe it, and you can watch free videos for first 14 days. So students, I hope you enjoyed today's session. I hope you liked today's session. I hope it was easy. Let's end this session today. This is Arpan Ashar signing off for the day, and enjoy, and along with that students, all the best for